हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू R2S2। आई एम राजेश कुमार और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड टॉपिक, जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और एक लॉन्ग भी आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे लॉन्ग कैसे आता है। लेकिन सबसे पहला चीज़ क्या करना होता है मुझे? सबसे पहले हमें इसका बेसिक डेफिनेशंस और इसके चीज़ों को, यानी कि जो डेफिनेशंस में इन्वॉल्व है क्वांटिटीज, उसको समझना होगा अच्छे से। तभी जा करके हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को आसान भाषा में, यानी कि बोले तो इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कूलम्ब्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो क्या है, दो चार्ज के आपस में इंटरेक्शन पे शो करता है, ठीक है ना? तो अगर कूलम्ब्स लॉ को मैं पढ़ना चाहता हूं तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर कूलम्ब्स लॉ को हम पढ़ना चाहते हैं ठीक है, तो ध्यान क्या रखोगे भाई कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना? सबसे पहले चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बताइए? तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पहला पॉइंट याद रखना है। और दूसरा, चार्ज क्या चीज में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। दो पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि कूलम्ब्स लॉ सर किसके बीच पढ़ा जाता है? तो पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा जाता है या पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा जाता है। और दूसरा चीज, चार्ज क्या चीज में रहता है? रेस्ट में रहता है, तभी कूलम्ब्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है बहुत ही आसान है इसका समझना। ये क्या बोलता है भाई? तो ये कहता है कि अगर सर हमारे पास दो चार्ज हो, सपोज करें एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है कोई बी, है ना? दो पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे हमने चार्ज रख दिया है Q1 और बी पॉइंट पे चार्ज रख दिया हमने Q2, और दोनों के बीच का गैप हमने, यानी कि डिस्टेंस जो दोनों का है उसको मान लिए कितना? R। समझना है ध्यान से, ठीक है? तो क्या बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स बिटवीन चार्ज होगा ना, फोर्स जो लगेगा, फोर्स ये दो तरह का हो सकता है बच्चा। एक तो रिपल्सिव हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। मतलब क्या करेगा कि अगर रिपल्सिव फोर्स किस में होता है? लाइक चार्ज में। फिर से सुनना, लाइक चार्ज में कैसा फोर्स होता है? सर रिपल्सिव होता है। मतलब अगर ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता तो क्या करता? रिपेल करता। क्या करता? रिपेल करता, है ना? अगर मान लिया जाए कि सर अगर ये माइनस होता, ये क्या होता? अगर माइनस होता, ये भी क्या होता? अगर माइनस होता तो फिर भी क्या करता? फिर से रिपेल करता, है ना? यानी कि अगर लाइक चार्ज है, दोनों के दोनों प्लस हो या दोनों के दोनों माइनस हो, तो रिपेल करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। और अगर दो, एक प्लस हो एक माइनस हो, जैसे कि मान लो ये जो है हमारा प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो भाई दूसरा फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच लगता है? अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज। तो अगर अनलाइक चार्जेज है तो क्या होगा? सर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना? तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है या लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है और अनलाइक चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये कितना फोर्स लगा रहा है रिपेल करने में या कितना फोर्स लगा रहा है अट्रैक्ट करने में, इसी को डिफाइन करने के लिए, इसी को पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है? तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इफ टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट डिस्टेंस R, अगर दो चार्ज को आप, जो कि पॉइंट चार्ज है और स्टेशनरी है, Q1 Q2 को रख देते हैं R डिस्टेंस पे, देन it is found that force of attraction or repulsion between them, तो ये दोनों जो अट्रैक्ट करेगा
या रिपेल करेगा, ये जो होगा ना, मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, Q1 इंटू Q2। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। लेकिन पता है कब, जब इन दोनों का डिस्टेंस यानी सेपरेशन क्या हो, फिक्स हो, आर क्या हो, वो फिक्स हो। और दूसरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/r स्क्वायर के, यानी कि इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कब, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब Q1 Q2 फिक्स होता है। कब, वेन, यहां पे वेन है, वेन क्या बताओ, Q1 एंड Q2 इज फिक्स। सुनना ध्यान से, अगर हमारा ये फोर्स बिटवीन देम चाहे तो अट्रैक्टिव होगा चाहे तो रिपल्सिव होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा भाई, मैं यहां पे साइन अभी मिटा दे रहा हूं क्योंकि साइन मैंने लिया नहीं है। साइन को हम लोग क्या बोलते थे तुमको बताओ, तो सर साइन को अभी आप नहीं लीजिए, साइन को आपने छोड़ देना है क्योंकि साइन हम लोग डिफाइन करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, डेफिनेशन में। तो फोर्स क्या होगा बच्चा, तो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके बीच को डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तब चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल कब होता है, जब इसका दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली कब होता है, जब इन दोनों का चार्ज को फिक्स रखा जाता है। समझ में आया आपको, अगर दोनों वेरी करेगा तब क्या होगा सर, तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, है ना। तो चलिए कंबाइन कर देते हैं, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, यहां पे क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग बोथ, तो क्या हो जाएगा, एफ जो होगा यानी फोर्स जो होगा दोनों के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और बट इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा। समझ में बात को, कब, जब वेन Q एंड R बोथ चेंजेज, जब दोनों क्या हो, चेंज हो, दोनों क्या हो, चेंज हो। समझ में बात को, चलो सर समझ में आ गया। तो अगर यहां पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे हम एगो कांस्टेंट आता है, अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो F बराबर, अगर बराबर में लिखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा K और फिर हो जाएगा Q1 फिर Q2 और बटा में R स्क्वायर। यही हमारा कूलम्ब्स लॉ का फोर्स है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ फोर्स है। F क्या है, F क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ फोर्स का। एंड K क्या है बच्चा, K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, नोन एज, क्या बोलते हैं भाई, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम आराम से समझ में आ गया। कि क्या समझ में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ जो है, दो चार्ज को कैसे हम क्या करते हैं, दो चार्ज कैसे आपस में बिहेव करता है, अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम के, है ना। चलिए तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और सर अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। और सर अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होगा किसका, कूलम्ब्स लॉ का। अब आगे चलते हैं कि इस K का वैल्यू कैसे पता करते हैं, है ना, क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। चलो देखते हैं, है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे कि यदि
हम लोग बात करेंगे के का, कूलम्स कांस्टेंट। देखिएगा CO कूलम्स कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कूलम्स कांस्टेंट, जिसको क्या चीज करो, के की बात कर रहा हूं, है ना। तो देखिए इसका SI यूनिट्स करेंगे, इसका क्वेश्चंस आता है, SI यूनिट्स आता है, क्वेश्चंस बोर्ड में आता है ये। उसके बाद क्या आता है, डायमेंशंस इसका आता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे SI यूनिट्स। तो देखिए चूंकि F जो होता है फोर्स वो K इंटू Q1 Q2 अब बटा में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहां से K निकाल देते हैं, तो K इधर फोर्स गुना कर देंगे, तो F इंटू में R स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर क्या बचेगा K इंटू Q1 और क्या बचेगा Q2। तो K की वैल्यू आ गया, तो इसलिए K का वैल्यू कितना आ जाएगा, K का वैल्यू, तो इसको भागा दे देंगे सर। तो K बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अब बटा में क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 आ जाएगा, Q1 और Q2 आ जाएगा। तो इसका SI यूनिट्स लिखना है, मुझे SI यूनिट्स लिखना है। तो क्या होगा SI यूनिट्स, बताइए मेरे को आप। सर ये तो बहुत आसान है सर, SI यूनिट्स लिखना बहुत इजी है सर। इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, तो सर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये R क्या है बच्चा, डिस्टेंस, उसका स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या लिखेंगे बच्चा, Q1 क्या है, चार्ज, तो कूलम, और फिर Q2 भी क्या है, चार्ज, तो क्या लिखेंगे, कूलम। तो क्या है बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के SI यूनिट हो गया, SI यूनिट निकल गया ऑफ चार्ज। क्या आया, सॉरी SI यूनिट ऑफ के, SI यूनिट ऑफ के कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो गया मेरा SI यूनिट। ये क्या है, ये बोर्ड में आ चुका है। ये क्या चीज़ बताइए मेरे को आप। सर ये बोर्ड में तो आ चुका है सर, आप बताइएगा, बहुत बार आ चुका है सर। तो ये हमारा बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। अब हम लोग SI यूनिट्स तो लिख लिए के का, और उसके बाद इसका डायमेंशन लिखने के लिए आता है ना। तो अब दूसरा मेरे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ के लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के। कैसे लिखते हैं भाई डायमेंशन ऑफ के, तो सर इसका डायमेंशन ऑफ के लिखना सबसे आसान है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कैसे भाई, देखिए कि सर के का तो हमको सब वैल्यू पता है, कौन क्या है पता है, तो इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो देखिए, तो चूंकि के जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या होता है, कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ डायमेंशन लिखते हैं। तो एन क्या है, न्यूटन है, और न्यूटन किसको बोलते हैं, फोर्स को। और फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है फोर्स का, डिस्टेंस का, चार्ज का, है ना, या फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसका पता होना चाहिए। तो देखिए मेरे बताइए आप लोग, यहां से क्या लिखेगा सर, न्यूटन है फोर्स, तो फोर्स का होता है MLT-2 होता है सर, लिख दिए। फिर मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या है सर, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन, L होता है ना। तो यहां पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे। कूलम क्या है, चार्ज है, चार्ज का हम लोग पढ़ा चुके हैं, A और T होता है। तो यहाँ पे A और T लिख दिए, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ पे लिख दिए। अब सबको एक सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या कर देंगे भाई बताइए। सर यहाँ पे लिख देंगे M, कोई दिक्कत, यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ पे L की पावर 2 है, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो L टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और T यहाँ -2 है ना, ये भी देखो नीचे में क्या है, T स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2, तो -2 और -2, ये -2 ऊपर वाला, ये +2 ऊपर जाके -2 हुआ ये वाला, और फिर एक स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो A के पावर -2 सब। तो इसको एक साथ हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक साथ इसको क्या लिख देंगे, ML3T-4 A-2, ये K का डायमेंशन हो गया। ये भी बोर्ड में आ चुका है, ये भी बोर्ड में आ चुका है, ये भी बोर्ड में आ चुका है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आया भाई, बिल्कुल आया है सर, हमको पता है, ये भी बोर्ड में आ चुका है सर, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो के का यूनिट्स भी आ गया और के का डायमेंशंस भी आ गया, है ना, के का डायमेंशंस भी आ गया। अब सर के का वैल्यू बताओ सर आप। सर आपने यूनिट बता दिया के का, आपने डायमेंशन बता दिया के का, कूलम्स लॉ बता दिया आपने। अब सर आप यूनिट बताइए कि इसका यूनिट क्या होता है, सॉरी यूनिट नहीं, अब इसका वैल्यू क्या होता है सर, है ना। तो चलिए अब लोग वैल्यू पे चलते हैं, ठीक है ना, चलिए वैल्यू पे चलते हैं। ओके सॉरी, हम लोग क्वेश्चंस पे अभी आ जाएंगे थोड़ा देर में, है ना। वैल्यू के ऑफ के लिखते हैं ना, तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ के, है ना बच्चा लोग। थोड़ा सा इसको हम लोग सही करते हैं।
यहां पे है वैल्यू ऑफ के। क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ के। थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं यार, ब्लैक से लिखने का मन कर रहा है ना। वैल्यू ऑफ के तो देख तो लेते हैं। तो देखो बात, यहां पे दो केसेज है। केस 1 बच्चा क्या, कि जब हमारा चार्ज व्हेन चार्जेज आर केप्ट इन वैक्यूम, या फिर एयर। मतलब कि अगर मेरा यहां पे सर Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, और ये अगर यहां के बीच का डिस्टेंस अगर R है, और ये पूरा जो है ना ये सब जगह ये सब क्या है, अगर एयर है सर या वैक्यूम है। ध्यान रखेंगे, जब दो चार्ज कहां रखा हुआ हो, वैक्यूम में रखा हुआ हो, तो उसके लिए के क्या होता है, तो के जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है सर? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे का क्या है सर? इसका यूनिट बताइए। तो देखिए सर यहाँ पे ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट है सर, तो के क्या है सर? मतलब कि लगभग क्या है सर? 1/ε0 है सर, है कि नहीं? अगर ये कांस्टेंट ले लें सर तब ना उल्टा है। अब ऐसा मत समझना सर आप प्रोपोर्शनल लिखे थे, मैं उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा है। तो के का यूनिट क्या होता है सर? के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको उल्टा कर देगा तो कूलम स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे चलाएगा, है ना। तो इसका यूनिट जो होगा बच्चा याद कर लेना कि ऊपर कूलम स्क्वायर होता है और नीचे क्या होता है? न्यूटन और मीटर स्क्वायर होता है। सर और कुछ होता है सर? हाँ सर, एक और यूनिट होता है सर। क्या भाई? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पे फराडे पर मीटर होता है। ये फराड है। एफ क्या है? फराड पर मीटर या फराड मीटर इनवर्स। ये फोर्स नहीं है, ये फराड है। एफ क्या है? एफ क्या है? एफ फराड है। एफ क्या है? फराड है। किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर आगे पढ़ोगे ना, उसका कैपेसिटेंस का जो है ना यूनिट होता है फराडे, है ना। तो वो यहाँ पे है सर। और अब यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दें सर, तो देखिए तो बताइए, पुट करेंगे ना, तो इसलिए वैल्यू ऑफ के मैं बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ के। तो कैसे लिखेंगे? चूंकि के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यही लिखेंगे ना 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको जब भागा दोगे ना तो ये आएगा लगभग 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा। ये के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू आ गया किसके लिए? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए? प्लीज ध्यान रखना, ये जो मैं के है वो एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर, ये तो आप बता दिए सर कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है सर वो के यूनिट के उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्या सर इसका भी डायमेंशन होगा? बिल्कुल होगा। किसके बराबर? तो जो के का डायमेंशन है उसका रिवर्स होगा, है ना। जो के का डायमेंशन है उसका रिवर्स होगा। तो सर वो भी पढ़ लेते हैं ना, तो लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ के। क्या लिख लेंगे बताइए सर? लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ के। तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए, कौन मना किया आपको? यहाँ लिख दीजिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, सॉरी डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसका डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तक देखिए तो चूंकि एप्सिलॉन क्या हो जाएगा?
1/k हो जाएगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ 1/k हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, उसको उल्टा कर दो। तो देखिए इधर बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, इसका डायमेंशन क्या है ml3t-4 a के पावर -2। तो उल्टा उल्टा लिखो, जिसको पहले लिखो यहाँ पे। सर लिखने दीजिए आप हमको, सर 1 रहने दीजिए, m लिखिए, l3 लिखिए, t-4 लिखिए, a-2 लिखिए, ब्रैकेट बंद करिए सर। तो एप्सिलॉन नोट के जगह पर क्या आ गया सर, इसको ऊपर भेजिए सर, नीचे m है ऊपर -1 हो जाएगा, तो m के पावर क्या हो जाएगा -1, l के पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के -3, t के पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के 4 हो जाएगा, और a का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन निकल गया, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस भी आया हुआ है। तो बउआ यूनिट ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, है ना। उसके बाद यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, और फिर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट और वैल्यू ऑफ के, 6 चीज। के लिए यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, एप्सिलॉन नोट के लिए यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू। ये 6 वो चीज आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। फिर से सुन लो ध्यान से, एकदम याद ही कर लेना है इसको, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, आता ही आता है, और नहीं आएगा तो आगे बहुत यूज होगा है ना। तो हाँ सर, मतलब कूलम्स लॉ सर हमको समझ में आ गया सर कि कूलम्स लॉ का क्या मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना सर। और अब यहां पे देखते हैं सर, बताइए कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज फ्रॉम ऑरिजिन इज इंक्रीज्ड, अगर दो चार्ज का डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, यानी कि मान ले कोई ऑरिजिन ले ले बच्चा, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2। अब ये डिस्टेंस था, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, यानी ये Q1 खिंचा करके यहाँ चला आया और Q2 यहाँ पे चला आया, ये हो गया डिस्टेंस। पहले R था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, R'। सुनो रे छोटू, ये है Q1 Q2, कितना डिस्टेंस पे था, R पे, बढ़ के हो गया R'। क्या बढ़ा, डिस्टेंस। चार्ज में कोई चेंज हुआ, नहीं सर, चार्ज तो वही है सर, यानी चार्ज क्या है, फिक्स, यानी Q क्या है, फिक्स है। और अगर Q फिक्स होता है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली होता है स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। देखो दो चार्ज पहले नजदीक में था तो ज्यादा फोर्स लगा रहा था, ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जब दूर दूर चल गया तो कम फोर्स लगाना शुरू कर दिया। इन्हें कब कम झगड़ा करेगा एक दूसरे से, दोनों से, समझ में बात को। तो डिक्रीज होना चाहिए, तो सर क्या हो जाएगा इसके, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करेगा, नहीं सर, डिक्रीज करेगा, यस सर, रिमेन सेम, नहीं सर, में इंक्रीज में डिक्रीज, अरे नहीं सर, जब चार्ज फिक्स है तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, घटेगा ही घटेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया सर। तो उसका आंसर फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो सर एक चीज हमको आप बताइए कि सर ये तो आप, इसका मतलब क्या होता है सर। हाँ, इसका मतलब समझो कि अगर मेरा Q क्या हो बच्चा, सॉरी मूव कर गया, हाँ देखो, अगर मेरा Q क्या हो बच्चा, अरे यार ये क्या हो रहा है इसको, हाँ, अगर मेरा Q क्या हो बच्चा, फिक्स हो, तो डिस्टेंस क्या हो, चेंज हो। तो अगर मान ले कि इसमें फोर्स लग रहा था पहले F, तो अभी कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मान ले फोर्स लग रहा होगा कितना, F'। तो बताओ बच्चा F किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 के, क्योंकि R क्या है, सॉरी Q1 Q2 नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि Q1 Q2 फिक्स है। तो हाँ सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दिए, डिस्टेंस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, चार्ज में कोई चेंज नहीं किए, तो अब फोर्स कितना हो गया है, F' हो गया है, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, R' के। तो लिखेंगे यहाँ पे F' यानी नाइका वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सर नाइका वाला डिस्टेंस कितना था, R' उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है सर, हाँ, अगर दोनों को भागा देंगे तो प्रोपोर्शनल हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F, अब बटा में क्या हो जाएगा, F', ये प्रोपोर्शनल हट के क्या हो जाएगा, बराबर। ये उल्टा है ना, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चलेगा, तो ऊपर में नाइका डिस्टेंस हो जाएगा R' का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे पूरा का डिस्टेंस R² रहेगा। ये रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, पुराना फोर्स और नया फोर्स का, नया डिस्टेंस और पुराना डिस्टेंस, है ना। जब क्या हो, फिर से सुनिए, जब चार्ज क्या हो, फिक्स हो ना, तो बोलेगा तुमको कि चलो डिस्टेंस को दुगना कर दिए, अब फोर्स बताओ क्या होगा, तो फट सा यहीं से बता देना रे बउआ, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन में, फट सा बनेगा। देखो इधर, देखो आगे चलो, देखो इधर
क्या है बताओ सर? देखते हैं पढ़ करके आप जो बोल रहे हैं। क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ। मतलब कोई डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो फोर्स एफ है। मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल Q1 और क्या Q2, कितना डिस्टेंस पर रखल है? मान लेते हैं R पर रखल है, तो फोर्स कितना है? F। तो फोर्स लग रहा होगा F। आगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ दिस बिटवीन द टू इज मेड हाफ। अच्छा, डिस्टेंस क्या कर दिया? आधा। तो सर Q1 हो गया Q2 और ये हो गया हमारा R डैश। कितना हो गया R डैश? सर R डैश तो R/2 हो गया सर, आधा कर दिया आपने सर। तो फोर्स बा कितना हो गया? F डैश। तो पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए क्या होगा? यानी F डैश कितना होगा, यही तुमसे पूछ रहा है। क्या बदला यहां पे? इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इज मेड हाफ, डिस्टेंस को आधा किए हो, चार्ज को कुछ भी चेंज नहीं किए हो, तो फिर क्या करोगे? सो वही फॉर्मूला लगा दोगे जो अभी पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि चार्ज को फिक्स किया हो, खाली डिस्टेंस चेंज किया हो। तो F/F डैश बराबर R डैश बटे R डैश का स्क्वायर। तो देखो यहां ध्यान से, तो लिखेंगे चूंकि F पहले फोर्स था, नए का फोर्स F डैश है जो निकालना है, R डैश का स्क्वायर और नीचे में R का स्क्वायर। तो F हमारा दिया हुआ है, F डैश नए का है, R डैश कितना हो चुका है? R/2। तो R/2 इसका क्या कर देगा? स्क्वायर और नीचे में किसका? R का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दे तो ऊपर में सर R स्क्वायर और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना? 4 और नीचे में फिर R स्क्वायर रहेगा। तो इसको काट दीजिए सर। तो इधर क्या बचा? ऊपर में सर, ऊपर में F है और नीचे क्या है सर? F डैश है। इधर में 1/4 है। तो F डैश निकल गया, ऊपर गुना कर दीजिए। तो इसलिए F डैश कितना आ गया सर? F डैश आ गया 4 × F। यानी फोर्स का गुना हो गया सर? 4 गुना हो गया है। 4 गुना हो गया है। तो 4 गुना हो गया है। अच्छा सर, ये जो आप बताए तो यहां पे तो सर चार्ज सेम था, क्या बदल के आया? बदला था, डिस्टेंस बदले थे। क्या अगर हम चाहें तो डिस्टेंस को सेम रखें और चार्ज को बदल दे तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर क्वेश्चंस देखो तुम, अरे तुम बोलो और हम उसको सोल्व करेंगे, है ना? एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिए कि सर यहां पे पहले चार्ज था Q और अभी भी है Q और डिस्टेंस है क्या? R। अब यहां पे देखिए फोर्स क्या है? फोर्स कितना है? F है। अब हम क्या कर दिए, यहां पे चार्ज को डबल कर दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2Q और यहां पे क्या हो गया? 2Q और डिस्टेंस अभी भी क्या है? R है। तो फोर्स बदल गया होगा, कितना हो जाएगा? F डैश। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस सेम रखा है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फोर्स किसका होगा? Q1 × Q2। तो दोनों तो सेम है ना, तो क्या लिखा गया यहाँ पे? ये हो जाएगा। और नायका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो सर F डैश किसके हो जाएगा? तो सर Q1 डैश और Q2 डैश जो नया बदल के आया है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। दोनों प्रोपोर्शनल होगा क्यों? क्योंकि R क्या है यहाँ पे? फिक्स है। और अगर R फिक्स होता है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। तो पहले है Q1 Q2, तुम तो बोले सर क्यों लिए हैं आप? यहाँ पे Q1 Q2 लिख रहे हैं। अरे ये तो मैं लिख रहा हूं ना जो फॉर्मूला पढ़े हैं, फिर Q1 और Q2 दोनों बराबर पुट कर देंगे। तो लेकिन मैं तो तुमको तो जनरल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं कि सर अगर कुछ भी आता तो क्या होता है। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे दोनों में रिलेशन बताओ। तो सर इसलिए F/F डैश का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल हट जाएगा। अब चूंकि डायरेक्टली है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। तो ऊपर में Q1 Q2 रहेगा और नीचे में Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? चलो ठीक है। अब इधर देखो आराम से, Q1 और Q2 दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे Q × Q। अब बटा में Q डैश कितना हो चुका है? 2 दुगना हो चुका है, तो 2Q और फिर इंटू में 2Q। तो ये Q से Q गया, ये Q से Q गया। तो फिर से क्या आया? F/F डैश कितना आया? 1/4 आया ना, 2 × 2 4। तो फिर से F डैश कितना आ गया? F डैश फिर से आ गया कितना? 4F। समझ में आ रहा है बात को? यानी फिर से चार्ज क्या, फोर्स क्या हो जाएगा? तो समझ में आ गया ये ना? इजी था, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंट है रे बउआ, समझ लेना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना? क्या है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का? बताइए आप लोग। अरे आप लोग बताओ भाई। सर इसका मतलब क्या है? वेक्टर के रूप में लिखना है, क्योंकि फोर्स का क्या होता है? डायरेक्शन होता है, हाँ या ना? फोर्स का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे। मान ले कि ये हमारा एक Q1 चार्ज है, एक और मान लो ये हमारा Q2 चार्ज है। यहां से यहां तक का जो वेक्टर का साइन है ये इधर की तरफ हम दिखा रहे हैं, और ये जो हमने R वेक्टर लिए हैं,
ये दूरी लिए ना, आर वेक्टर लिए। समझ में आ रहा है बात को? यस सर, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ तुम कि अगर मैं तुमको बोलूं कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो यहां पे जो फोर्स लगाएगा उसको कुछ लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। हम लिख रहे हैं कि यहां पे लिख रहे हैं इधर की तरफ फोर्स किस पे लिख रहे हैं, 1 कि 2 पे, 2 पे किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो 1 के द्वारा फोर्स है, फोर्स किस पे है, 2 पे। तो यहां पे लिखता हूं है ना कि लेट कर लो Q1 Q2 आर 2 चार्ज, है ना, एंड आर जो है इज वेक्टर, है ना, क्या है, वेक्टर, कि आर इज द क्या है, वेक्टर है, आर इज वेक्टर है, क्या से, फ्रॉम Q1 टू Q2। तो कैसे समझ में आएगा सर? तो सर हम फोर्स लिखेंगे, F21 क्या है, फोर्स है, किस पे, ऑन चार्ज Q2 पे, किसके द्वारा, बाय Q1। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर F21 लिख दिए, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में कितना, तो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे तो हमको वेक्टर लिख डायरेक्शन लिखना है, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा R का। R क्या है, देखिए ध्यान से, R के ऊपर कैप लगा दिए। R क्या है, R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते तुम सर, इसको और तरीके से लिखा जाता है सर किसी किताब में, क्या भाई, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में R स्क्वायर रहने दो। और यहाँ पे वेक्टर किसका लिखेगा सर, R, हमें 1 से 2 जाना है ना सर, तो यहाँ पे 2 पे 1 लिखा है, तो 2 1 लिखते रहेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम लोग को पता है ना यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, सर यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर को हम भागा देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को भागा देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के वेक्टर और बटा में आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड को सिंपल आर लिख रहे हैं, तो इसको हम यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या चीज, K Q1 Q2 और बटा में क्या चीज, आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर के वेक्टर और बटा में आर। तो कितना आएगा बच्चा बताओ तो, सर ये आएगा K Q1 Q2 और बटा में आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, आर क्यू, और यहाँ पे आर के वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स। ये वेक्टर के फॉर्म में F21 भी रहने दे सकते हो। अगर तुमको 1 पे निकालना है 2 के द्वारा फोर्स, तो क्या करोगे, 1 पे तुम है, इधर लिख दोगे क्या, ये फोर्स किस पे निकाल रहे हो, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा था, तो 2 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सिंबल है। सर समझ में तो आ गया हमको सर। अब याद क्या रखना है, अगर ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, तुम क्या देख रहे हो, अगर ये हमारा ये K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, और यहां पे अगर यूनिट वेक्टर है तो यहां नीचे स्क्वायर है, दिख रहा है ना, अगर ये r का स्क्वायर है तो यहां पे यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन यहां पे देखिए आप, अगर ये यहां पे देखिए K Q1 Q2 बटे आर के पावर 3 है, अगर क्यूब है तो यहां पे वेक्टर होगा। कैसे हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हमने लिखा वेक्टर बटे आर, देखो नीचे में और आर आ गया था और यूनिट वेक्टर बदल गया था वेक्टर में, तो नीचे आर क्यू होता है। ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है या फिर 2 नंबर में आता है कि राइट वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना। ये ध्यान रखना है कि हमें कोई 2 चार्ज का डिस्टेंस को वेक्टर के रूप में लेना है और वेक्टर के लिए डायरेक्शन लिख देना है, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ पे मैं K में लिख रहा हूं, या तुम लोग लिख सकता है K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है कि नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बटा में आर क्यू और आर के वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। K को यहाँ पे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तुम लोग जानता है, चूंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, तो इतना तो तुमको पता होगा, 1 साल 2 साल तुम्हारा हो गया, इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि K का वैल्यू एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आई बात को। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 1, जिसमें क्या चीज था बताओ, कूलम्ब्स लॉ एयर में था, है ना, तो एयर के लिए हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं। समझ में आया बात को कि नहीं। और अब हम सेकेंड पार्ट में जो आएंगे उसमें आएंगे क्या चीज, मीडियम के लिए हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, है ना, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।